हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार सभी को। जैसा आपको विदित है, समाधान एक श्रृंखला अब तक की अपनी टेस्ट सीरीज के माध्यम से जितने भी आप तक क्वेश्चन गए हैं उनमें किन्हीं क्वेश्चन में हो सकता है कुछ आंसर चेंज हो या हो सकता है उसमें आपको कुछ प्रॉब्लम महसूस हुई। तो आपके द्वारा दिए हुए क्वेश्चंस का समाधान एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से सभी माइनर और मेजर पेपर के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन लेकर के आए हैं। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं समाधान एक श्रृंखला केमिस्ट्री वाले में। आज अपन ले रहे हैं इसके अंदर अपन माइनर वाले जितने भी अपन से बन पाते हैं उतने वाले। ठीक है जी। माइनर टेस्ट 01 का क्वेश्चन नंबर 8 आपके द्वारा प्रश्न पूछा गया है और यह है कि क्षारीय धातु द्रव अमोनिया में नीला रंग प्रदर्शित किस कारण से करती है। देखिए एस ब्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चन है और अपन जानते हैं कि 1s मतलब क्षार धातु और 2s वाले क्षार मृदा धातु, ये वाले द्रव अमोनिया के साथ चालकता दर्शाते हैं। मिश्रित चालकता का बेस्ट उदाहरण है। मिश्रित चालकता बोले तो आयनिक चालकता एज वेल एज इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी दोनों साथ दर्शाते हैं। अब देखिए इसमें प्रश्न क्या पूछा है अगले वाले ने। प्रश्न ये पूछा है नीला रंग। ध्यान रहे स्टूडेंट्स, रंग हमेशा है ना वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। जहां इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे वो HNO के दौरान, जैसे अपन DD ट्रांजिशन में पढ़ते हैं वैसे, कोई दृश्य क्षेत्र की किसी विभिन्न प्रकार की तरंगदैर्ध्य को एब्जॉर्ब करेंगे और उसका पूरा कलर अपने पास बनेगा। तो इसमें देखो होता क्या है कि द्रव अमोनिया में एक कॉमन रिएक्शन ले रहा हूं। जैसे मान लीजिए मैं Na की क्रिया NH3 द्रव अमोनिया के साथ करवाऊं, एक्वश अमोनिया के साथ करवाऊं, तो होता क्या है यहाँ पर, एक तो बनता है Na के चारों ओर Na प्लस आयन बनेगा और उसके चारों ओर अमोनिया के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। माना कि X आ गया और Na प्लस बना तो साथ में एक इलेक्ट्रॉन मुक्त हुआ और इलेक्ट्रॉन मुक्त हुआ तो इसके चारों ओर भी बहुत सारे अमोनिया के मॉलिक्यूल्स आ गए। मान लीजिए Y आ गया। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला बनाते हैं तो X प्लस Y इस प्रकार से कुछ इक्वेशंस लिखी जाती है। तो देखिए ये आयन की वजह से कंडक्टिविटी शो करेगा, इलेक्ट्रॉन की वजह से कंडक्टिविटी शो करेगा, चालकता प्रदर्शित करता है। बट इसमें रंग, केवल रंग का प्रश्न पूछा तो रंग का प्रश्न पूछा तो किसकी वजह से रंग होगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन कारण। अब देखते हैं, देखो एमाइडाइड बनने के कारण चालकता तो जरूर बनती है बट रंग नहीं बनता। क्षारीय धातु के धनायन की उपस्थिति के कारण ना चालकता बनती है, रंग नहीं बनता। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के विलीनीकृत मतलब सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेशन के कारण, उपस्थिति के कारण, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड इज ए राइट आंसर। हालांकि ये नीला रंग थोड़ी देर बाद में गायब हो जाता है, वो मुक्त हाइड्रोजन मुक्त कर देगा, इलेक्ट्रॉन गायब हो जाएंगे। ओके, आई थिंक आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है गैलियम। देखिए ये वाले हैं जर्मेनियम, ये कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, SN और PB, मतलब कार्बन परिवार के रिगार्डिंग क्वेश्चन है। जर्मेनियम 2+, SN 2+ तथा PB 2+ की अपचय क्षमता का घटता हुआ क्रम है। देखिए स्टूडेंट, इस प्रकार के प्रश्न आए ना तो आप प्रश्न बनाने के दौरान ये जो इसको अंडरलाइन कर लिया करो, जैसे अपचय क्षमता। अब होता क्या है कि जैसे ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, चार बातें आती है इसके अंदर। चार में से यदि एक चीज आपको क्लियर है तो उसी को याद रखिएगा, चारों चीजें कभी भी मत याद करो। चारों चीजें याद की फिर कंफ्यूजन हो जाएगी, फिर कंफ्यूजन होते ही फिर अपन गड़बड़ कर जाएंगे। तो होता गया अपचय क्षमता का मतलब मैं ये कह दूं क्या है, देखो अपचायक, रिड्यूसिंग, इट मींस इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऐसा मान लू क्या मैं, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण को आजकल उपचयन बोलते हैं। उपचयन मतलब किसी के साथ ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना। तो ये प्रश्न ये पूछ रहा है कि ये ऑक्सीजन से जुड़ाव कितना कैपेसिटी है इसकी, ऑक्सीजन के साथ जुड़ना कितना पसंद करेगा, दैट इज रिड्यूसिंग कैपेसिटी, अपचय क्षमता ये कहलाती है। अब ध्यान से देखो इस वाले वर्ग में आप ये भी जानते हो इसका कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2Np2 होता है। आई एम राइट। अब NH2Np2 होता है तो आप जानते हो इसके 4 इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग लेते हैं। पी ब्लॉक तत्वों की विशेषता है कि ये भी होती है कि इनके हायर या उच्चतर एलिमेंट है वो अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण NS के 2 इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग नहीं लेते हैं। तो देखो होता क्या है कि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +4 से डाउन जाएगा तो +2 वाली ज्यादा स्थायी होती है, ये गड़बड़ हो जाएगा। यहां तक ठीक। प्रश्न में क्या दे रखा आपको, ये 2+2+2+ की अपचय क्षमता का सही क्रम, मतलब ऑक्सीजन के साथ एफिनिटी 2+ के बाद। तो सब ये तो है, ये 2+, इसके बाद 4+ में थोड़ा ना जाएगा, ये नहीं जाएगा। इट मींस सबसे ज्यादा ऑक्सीजन के प्रति एफिनिटी इसकी होगी, उसके बाद इसकी थोड़ी कम होगी, इसकी और कम होगी, इसकी और कम होगी और कम होगी। इट मींस इनका ऑक्सीडेशन रेशियो जैसे अप टू डाउन जाओगे, ऑक्सीजन के प्रति बिहेवियर इनका एफिनिटी कम होती जाएगी। क्यों? क्योंकि नीचे की तरफ जाओगे तो इसके अंदर +4 के बजाय 2+ वाले आ रहे हैं। ओके, तो इसका क्रम बन जाएगा ये वाला, जर्मेनियम, SN टिन और लास्ट में कौन सा आ जाएगा, PB 2+। ओके, थर्ड वन,
NaMgAl और SI की प्रथम आयनन एंथैल्पी का क्रम है। जब आपको पढ़ाया गया था तो इसको बहुत अच्छे से समझाया गया था। हालांकि कुछ बच्चे टेस्ट सीरीज के माध्यम से जुड़े, ऑफलाइन क्लासों में नहीं थे, तो इनको पढ़ने का, याद करने का तरीका याद रखना स्टूडेंट्स। आयनन एंथैल्पी जब भी है ना, आयनाइजेशन एंथैल्पी जब भी है, तो इसको एक ट्रिक याद रख लेना, ए और आ। भाई इसमें आ शब्द आ रहा है ना, तो ए और आ। अब ए और आ की ट्रिक क्या मतलब क्या हुआ? क्योंकि देखो आयनन एंथैल्पी और एक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला, ये दोनों थोड़े से अलग अलग होते हैं। तो आयनन एंथैल्पी में इतना ध्यान रख लेना कि जैसे आप सेकंड आवर्त के तत्वों की बात करो, तो मैं जैसे मान लीजिए सेकंड आवर्त के तत्व में बेरिलियम जाऊं, बेरिलियम से फिर बोरॉन जाऊं, और इससे पहले मैं लिथियम ले लूं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन की बात नहीं करेंगे, इनर्ट है। अब इनमें सबसे महत्वपूर्ण इनका क्या होता है कि इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। और अपन जानते हैं कि अर्धपूरित, ये इसका भेदन प्रभाव, ये हाफ फील्ड और ये फुल फील्ड, ये इनकी आयनन एंथैल्पी ज्यादा होती है क्योंकि ज्यादा स्थायी है। स्थायी ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको ऊर्जा क्या देनी पड़ेगी? इनको ज्यादा देनी पड़ेगी। ऊर्जा ज्यादा देनी पड़ेगी तो इसकी आयनन एंथैल्पी ज्यादा होगी। ये ट्रिक कहां कहां मिलोगे? इसका मतलब ये है कि आयनन एंथैल्पी में एक कदम आगे पीछे चलना आपको और कुछ भी नहीं करना। मतलब इसकी आयनन ऊर्जा का मान इससे एक कदम ज्यादा हो सकता है, एक कदम कम। ऐसा नहीं कि उड़ गिर के वहां चला गया, ये ध्यान रख लेना बस आप। तो ओके, तो देखो ये अर्धपूरित होने की वजह से इसकी आयनन एंथैल्पी कहां हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। अब अगले वाला सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम वाले ग्रुप की बात करें, तो तीसरी आवर्त की बात कर रहे हैं, तो यहां सोडियम है, यहां मैग्नीशियम है, यहां एल्यूमिनियम है, यहां सिलिकॉन है, और उसके बाद आगे बात नहीं कर रहा। कोई बात नहीं। देखो इसके एस में एक इलेक्ट्रॉन है, इसके एस में दो इलेक्ट्रॉन है, इसके एस में दो और पी में एक है, इसके एस में दो और पी में दो है। आयनन एंथैल्पी का सीधा सा नियम है, लेफ्ट टू राइट जाओगे आयनन एंथैल्पी बढ़ती है। ठीक है, बीच बीच में यदि कोई S2 अर्धपूरित, पूर्ण पूरित आ जाए तो एक कदम आगे पीछे, एक कदम आगे पीछे कम ज्यादा हो जाएगी। तो इसका सही ऑर्डर देखो, ये अर्धपूरित है, इसका मतलब ये सॉरी एस में दो इलेक्ट्रॉन है, भेदन प्रभाव के कारण इसकी आयनन एंथैल्पी ज्यादा हो जाएगी। तो ये Na के बाद Al के बाद Mg और Mg के बाद Si, इस क्रम में बढ़ेगी। ओके, ये क्रम जहां पर मिले हो देख लो। देखो Na की ज्यादा हो ही नहीं सकती, Na की ज्यादा हो ही नहीं सकती, Na से Mg की ज्यादा हो सकती है, Mg ज्यादा एल्यूमिनियम की नहीं हो सकती, ये यहां होना चाहिए था। उसके बाद Na की ज्यादा Mg, ये नहीं हो सकता। Na से ज्यादा Mg की, एल्यूमिनियम से ज्यादा Mg की, तो ये राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा। आई थिंक इसका आंसर की में कुछ चेंज था, इस वजह से आई थिंक ऑब्जेक्शन आया होगा, वरना ये क्वेश्चन तो इजी सही है। ओके नेक्स्ट, हाइड्रोजन He+, Li2+, Be3+ की द्वितीय बोर कक्षा में त्रिज्याओं का सही क्रम क्या है? देखिए स्टूडेंट्स, बोर रेडियस का सीधा सीधा एक फॉर्मूला होता है। भाई मैं ये मान के चलो कि कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर, आपको वहां स्ट्राइक क्या चीज का करना है, बस इतना सा अपने को देखना है। बोर त्रिज्या R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n² होता है। ओके, ये राइट है, आपको याद है डेरिवेशन से, डेरिवेशन का लास्ट फॉर्मूला क्या था? R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n²/z। इट मींस मैं कह दूं क्या कि त्रिज्या है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n², n का मान ज्यादा होगा उसकी रेडियस उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, दूसरा रिलेशन आ गया R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/z। इट मींस मैं क्या कहूं इसका मतलब ये हुआ कि z का मान ज्यादा होगा तो R का मान क्या होगा? कम। मतलब z बोले तो परमाणु क्रमांक। ओके, अगले वाला कह रहा हाइड्रोजन है, He+ है, Li2+ है, Be2+ की द्वितीयक बोर कक्षा, मतलब R का मान कितना दे दिया आपको, सॉरी n का मान कितना दे दिया, कक्षा मतलब n कोस, n का मान 2 दे दिया, सबके लिए n का मान 2। इट मींस ये इसका कोई रोल बचा ही नहीं। यहां तक क्लियर? n का कोई रोल ही नहीं है, सब जगह 2 2 2 2 2 है। तो रोल किसका आया? रोल है z का, रोल है z का। बताओ इसके लिए z का मान कितना है? 1। भाई हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, हीलियम का 2 है, लिथियम का 3 है और बेरिलियम का 4। तो जिसका z का मान ज्यादा होगा उसके लिए r का मान उतना ही कम होगा। त्रिज्याओं का सही क्रम पूछा आपने से, ज्यादा किसका होगा? तो h, इसका जिसका z का मान कम होगा उसकी r का मान उतना ही ज्यादा। तो हाइड्रोजन की सबसे ज्यादा होगी, हीलियम की उससे कम, लिथियम की उससे कम, बेरिलियम की उससे कम। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? पहला, बाकी के नहीं होंगे। ओके, फॉर्मूला से सॉल्व करना है इसको। नेक्स्ट देखते हैं, क्वांटम संख्याओं के निम्न समूह में से कौन सा संभव नहीं, पॉसिबल नहीं है? तो क्वांटम संख्याओं के छोटा सा ब्रीफ कर देता हूं मैं आपको। NLMS, इसमें अपन ये पढ़ा था कि n का मान जो भी हो
एल का मान उससे एक कम होगा, 0 से शुरू होकर के एक कम होगा। जैसे मान लीजिए मैं इसका 5 मानूं तो इसका मान कहां कहां हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 2 3 4, मतलब इसके बराबर नहीं हो सकता, उससे एक कम हो सकता है। नियम पढ़ा हुआ आपका, ठीक है। एल और एम में क्या रिलेशन था, इसमें इतना था कि इसका मान होता है वो -L से 0 सहित +L तक होता है। जैसे ये 0 है तो ये 0 हो सकता है, ये 1 है तो -1 0 +1 हो सकता है, ये 3 है तो -3 0 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 तक हो सकता है, राइट। ये था। और s का मान +½ और -½ जो भी है। अब अगले वाला क्या पूछ रहा है, कौन सा संभव नहीं, इन चीजों को देख लो पता चल जाएगा। देखो n का मान 3 तो l का मान 0 1 और 2 तक हो सकता है, यहां तक पॉसिबल है। इसका मान 0 है तो इसका मान 0 है, इसका मान 0 है तो ये +2, ये पॉसिबल है। बट अपने से प्रश्न क्या पूछा है, संभव नहीं है। तो ये तो संभव है। ये मान 2 इसका मान 2 बराबर हो सकता है क्या, यही गड़बड़ हो गई, क्योंकि इससे कम, एक कम तक हो सकता है। इसका मान 0 1 यहां तक हो सकता है, 2 नहीं हो सकता। इसकी वजह से संभव नहीं, आगे क्यों पढ़े। ये 4 है, एक कम तक हो सकता है, राइट बात है। 3 के में -2 आ सकता है, क्योंकि 3 का ले m का मान, तो ये इसका मान 3 हो गया, इसका मान 3 है, तो क्या इस रेंज में आ सकता है कोई भी। तो देखो -2 है, -2 अपने पास ये रहा, आ सकता है। तो ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है। 1 है, 0 है तो ये मान 0 ही होता, -1 नहीं हो सकता। तो 1 ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, 2 पॉसिबल नहीं है, 3 2 पॉसिबल है, इसके बाद ये 3 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये मान यहां पर क्या आ सकता था, +2 आ सकता था, -1 आ सकता था, 0 आ सकता, +1 +2, इन पांचों में से कोई एक मान आ सकता था। ठीक है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। आई थिंक बी डी ई पॉसिबल नहीं है। किसमें, बी डी ई पॉसिबल नहीं है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, संभव नहीं पूछा है ना आपसे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। आई थिंक समझ में आ गया होगा।